वेलकम टू फिनग्रैड एन इनिशिएटिव बाय ट्रेड ब्रेन्स। चलिए समझते हैं कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम लोग ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट के अंदर क्यों ड्रॉ करते हैं, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करके कैसे ट्रेड किया जाता है, चेंज इन पोलैरिटी प्रिंसिपल क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है क्या और हम क्यों आइडेंटिफाई करें ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट के अंदर। चलिए इस चीज को समझते हैं। तो सपोर्ट की मैंने बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे लिख के रखी है। सपोर्ट इज अ प्राइस लेवल वेयर स्मार्ट मनी थिंक्स दैट अ स्टॉक इज चीप। सपोर्ट एक ऐसा लेवल है जहां पे स्मार्ट मनी को ऐसा लगता है कि स्टॉक बहुत सस्ता है। जब मैं बोलता हूँ स्मार्ट मनी तो मेरा मतलब है एफ आई आईज, टी आई आईज या ऐसा कोई भी इन्वेस्टर जिसके पास बहुत सारा पैसा हो और जिसके पास ऐसे लोग हों जिनके पास बहुत ही स्मार्ट माइंड हो, राइट। तो स्मार्ट मनी बेसिकली वो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास स्मार्ट माइंड्स हैं और वो अपने दिमाग का यूज करके बहुत ही स्मार्टली अपने पैसे को किसी भी स्टॉक में या किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में लगाते हैं। तो ये जो स्मार्ट मनी है इसको कुछ लोग ऑपरेटर बोलते हैं और बहुत ही तरह तरह के नाम से ये स्मार्ट मनी को बुलाया जाता है। लेकिन मैं स्मार्ट मनी बोलना पसंद करता हूं, आप चाहो तो इसको ऑपरेटर भी बोल सकते हो। तो ये एक ऐसा लेवल होता है जहां पे स्मार्ट मनी को ऐसा लगता है कि जो स्टॉक है ना वो काफी सस्ता है। तो जब स्मार्ट मनी को ऐसा लगेगा कि स्टॉक सस्ता है तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग खरीदना शुरू कर देंगे उस स्टॉक को। फिर जब वो लोग खरीदना चालू करेंगे तो फिर जो स्टॉक है ना उसका भाव बढ़ जाएगा और वो जो लेवल है जहां से स्टॉक का भाव बढ़ा उस लेवल को हम लोग बोलेंगे सपोर्ट लेवल, राइट। इसके बाद दोस्तों जो रेजिस्टेंस लेवल है ना वो जस्ट सपोर्ट का उल्टा है। रेजिस्टेंस लेवल एक ऐसा लेवल है जहां पे स्मार्ट मनी को लगता है यार कि जो स्टॉक है ना वो बहुत ही महंगा है। तो जब स्मार्ट मनी को लगेगा कि कोई भी स्टॉक महंगा है तो वो स्टॉक को बेचना चालू कर देंगे और जब वो किसी स्टॉक को बेचेंगे तो उसका जो भाव है ना वो नीचे की तरफ गिरने लगेगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की दोस्तों डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग ये चीज समझते हैं कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है चार्ट के ऊपर। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे किया जाता है चार्ट्स के ऊपर। तो अगर आपको ये चीज करनी है तो इसके बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं दो। सबसे पहले दोस्तों आपको अगर सपोर्ट को ड्रॉ करना है तो आपको ये पता करना होगा कि जो दो सपोर्ट पॉइंट है क्या वो किसी सेम प्राइस पॉइंट पे मिल रहे हैं कि नहीं। उन दो पॉइंट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। अब ये कैसे किया जाता है ये बहुत ही सिंपल है। मैं आपको ये पिक्चर दिखाता हूँ और इससे आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सपोर्ट लेवल और सपोर्ट पॉइंट्स को ढूंढा जाता है। अभी ये जो चार्ट है ना ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट चार्ट है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो सपोर्ट है ना वो ले रहा है मार्केट 33,400 रुपीज के लेवल के पास में। अब ये वाला जो पॉइंट है ना जहाँ पे मेरा अभी कर्सर है मैं इसको बोलूंगा सपोर्ट पॉइंट, राइट। क्योंकि यहाँ पे मेरा स्टॉक आया और इस लेवल पे आने के बाद जो स्टॉक का प्राइस है ना वो ऊपर की तरफ जाने लगा क्योंकि स्टॉक की डिमांड बढ़ गई, जो स्मार्ट मनी है उसने खरीदना चालू कर दिया। इसी वजह से जो स्टॉक का प्राइस है वो इस पॉइंट पे आके ऊपर की तरफ जाने लगा, राइट। तो ये वाला जो पॉइंट है ये है हमारा सपोर्ट पॉइंट। इसके बाद दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है ये एक और सपोर्ट पॉइंट है। यहाँ पे भी स्टॉक आया और इसके बाद स्टॉक जो है वो वापस ऊपर की तरफ जाने लगा। तो जब हमें ऐसे दो सपोर्ट पॉइंट एक ही लाइन पे मिल जाए तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, हम लोग वहां पे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे और एक सपोर्ट लेवल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। जब हम कोई दो सपोर्ट पॉइंट को ज्वाइन करते हैं जो कि एक ही लाइन पे हमें दिख रहे हैं तो हम लोग वहां पे सपोर्ट लाइन बनाते हैं और वहां पे हम एक सपोर्ट लेवल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो दैट्स हाउ यू आइडेंटिफाई अ सपोर्ट लेवल। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप दो सपोर्ट पॉइंट को आइडेंटिफाई करो जो कि सेम प्राइस पॉइंट पे हो और फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के उनको ज्वाइन कर दो। अभी हम लोग ये चीज चार्ट पे भी समझेंगे लेकिन उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट का जस्ट उल्टा है। रेजिस्टेंस में क्या होगा, आपको दो हाई पॉइंट्स को ढूंढना है, दो रेजिस्टेंस पॉइंट को ढूंढना है जो कि सेम प्राइस पॉइंट पे हो। अब हम लोग इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जब हम लोग बात कर रहे थे सपोर्ट की तो हमने लो पॉइंट्स को ढूंढा, राइट। हमने लो पॉइंट्स को ढूंढा, हमने ऐसे पॉइंट को ढूंढा जहां से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था, स्टॉक की डिमांड बढ़ रही थी, हमने ऐसे पॉइंट्स को देखा। अब हम लोग ऐसे पॉइंट को देखेंगे जहां पे स्टॉक की जो सप्लाई है वो बढ़ रही थी, जहां से स्टॉक का जो प्राइस है ना वो नीचे की तरफ जा रहा था। तो आप देख सकते हो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से स्टॉक का भाव नीचे गया, फिर एक और बार ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट बना, फिर भाव नीचे गया, फिर एक और रेजिस्टेंस पॉइंट बना, फिर भाव नीचे गया। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे दो तीन बार जब एक लेवल दिख गया जहां पे जब एक प्राइस पॉइंट पे जब मैं देख रहा था कि भैया बहुत बार स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ कर दिया जिसको हम सप्लाई जोन भी बोलते हैं और ये वाला जो लेवल है ना इसको हम डिमांड जोन भी बोलते हैं। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे स्टॉक की डिमांड बढ़ी थी और अगर मैं ये टीसीएस के एग्जांपल में देखूँ तो यहाँ पे जो स्टॉक की डिमांड है ना वो घटी थी, सप्लाई बढ़ी थी। इसी वजह से मैं इसको सप्लाई जोन बोल रहा हूँ। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये। मैंने यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस पॉइंट को आइडेंटिफाई किया, एक रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ किया बाय ड्रॉइंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर और वहां पे ये जो चीज है इसको हम लाइव मार्केट में ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर और आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरी वॉच लिस्ट है उसमें अभी 2 ही स्टॉक ऐड है। अगर मैं विप्रो की बात करूँ तो विप्रो में मुझे एज सच कोई बहुत अच्छा रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल नहीं दिख रहा है। और दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग जब हम लोग करते हैं ना तो हमें 3 मिनट या 5 मिनट का ही यूज करना है। तो अभी मैंने यहाँ पे 3 मिनट सेट करके रखा है और यहाँ पे हमें सेम डे का ही डेटा देखना है। अभी दोस्तों आज है 18 तारीख, 18 मई, और आज के डेटा में जो मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल दिखेंगे ना मैं उन्हीं को ड्रॉ करके अपनी ट्रेडिंग करूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन को लगाऊं तो यहाँ पे मुझे एक रेजिस्टेंस लेवल दिख गया है। अब ये रेजिस्टेंस लेवल मैंने कैसे बनाया वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रेजिस्टेंस लेवल को दोस्तों हम लोग बनाते हैं 2 रेजिस्टेंस पॉइंट को ज्वाइन करके। पहला पॉइंट ये था और दूसरा पॉइंट ये था। जब मैंने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया और एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा रेजिस्टेंस लेवल है ना वो बन के आ गया यहाँ पे। और इसी टाइप से हमको सपोर्ट को भी आइडेंटिफाई करना है। अब अगर मैं रिलायंस के स्टॉक में जाता हूँ तो रिलायंस के स्टॉक में भी हमें कुछ सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल दिख जाने चाहिए। हम लोग इस चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं चीज़ों को सही तरीके से। और यहाँ पे दोस्तों मुझे एज सच कोई बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल दिख नहीं रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग रिलायंस की जगह कोई दूसरे स्टॉक पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ स्टॉक्स को अपने फेवरेट में भी ऐड करके रखा है, जैसे बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस को भी मैंने ऐड करके रखा है, लेकिन यहाँ पे भी कोई भी मुझे सपोर्ट ऐसा बनता हुआ दिख नहीं रहा है कोई मेजर सा। लेकिन एक छोटा सा सपोर्ट लेवल मुझे बनता हुआ यहाँ पे दिखा है। और यहाँ पे दोस्तों ये वाला जो लेवल है ना ये मेरे ख्याल से एक सपोर्ट लेवल है। अब ये मुझे सपोर्ट लेवल क्यों लगा मैं आपको वो वापस से बता देता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ यहाँ पे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्टॉक है ना वो 2 बार सपोर्ट ले रहा था एक ही लेवल पे। अब मैं एक काम करता हूँ वो लेवल आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों पहला लेवल था जहाँ पे मुझे लगा कि स्टॉक ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया। ये दूसरा लेवल था जहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया और ऊपर जाने की कोशिश करी। तो इस टाइप से आप लोग रियल मार्केट में भी आइडेंटिफाई कर सकते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई किया जाता है लाइव मार्केट के अंदर। अब हम लोग ये समझते हैं कि स्टॉक्स में ट्रेडिंग कैसे करी जाए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करके। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है दोस्तों। अगर आपको कोई सपोर्ट लेवल मिला है ना, अगर आपने कोई सपोर्ट लेवल को आइडेंटिफाई किया है तो आपको उस स्टॉक को तब खरीदना है जब वो सपोर्ट लाइन के पास में आए। जैसे ही कोई स्टॉक सपोर्ट लाइन के पास में आए आपको उस स्टॉक को बाय कर लेना है। और जो आपका स्टॉप लॉस है ना वो सपोर्ट लाइन के जस्ट थोड़ा सा नीचे होना चाहिए और जो आपका स्टॉप लॉस है उसका 3 टाइम होना चाहिए आपका टारगेट। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है जो कि आपको सपोर्ट के लिए फॉलो करनी है। जब हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस की तो रेजिस्टेंस में हम लोग ऐसे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं जहां से स्टॉक गिरा हो, जहां पे सप्लाई ज्यादा हो स्टॉक की, राइट। तो रेजिस्टेंस के लिए हमें क्या करना है, हमें सेल करना है स्टॉक को, क्योंकि उन लेवल से स्टॉक के गिरने के चांसेस रहते हैं। तो रेजिस्टेंस में हम लोग सेल करेंगे स्टॉक को तब जब वो रेजिस्टेंस लाइन के पास में खड़ा हो और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो रेजिस्टेंस लाइन के थोड़ा सा ऊपर होगा और जो हमारा टारगेट है वो 3 गुना होगा स्टॉप लॉस का। अगर मेरा स्टॉप लॉस 1 रुपए का है तो मेरा टारगेट होगा 3 रुपए का। चलिए इस चीज को भी हम लोग समझ लेते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर और आप देख सकते हो जो बजाज फाइनेंस का स्टॉक है ना वहां पे मैंने सपोर्ट लाइन को ड्रॉ करके रखा है और जो स्टॉक है ना वो सपोर्ट लाइन के काफी पास में है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे इस स्टॉक में एक बाय की पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग दिस सपोर्ट लाइन। तो हमारे रूल के हिसाब से दोस्तों जो ये लेवल है ना हमारा 5,801 रुपए का, इसके पास में हमें कहीं पे इस स्टॉक में जो है वो बाय की पोजीशन बनानी चाहिए सपोर्ट के ऊपर। तो मैं एक काम करता हूं जो 5,805 रुपए का लेवल है ना मैं यहाँ पे एक बाय ऑर्डर को प्लेस कर देता हूं जो कि सपोर्ट लेवल के जस्ट ऊपर है। तो यहाँ पे मैं बी पे जाऊंगा, बाय पे क्लिक करूंगा, क्वांटिटी में डालूंगा 1, प्रोडक्ट है मेरा इंट्राडे, कॉम्प्लेक्सिटी है सिंपल और जो ऑर्डर टाइप है ना वहां पे मैं लिमिट ऑर्डर करूंगा, राइट। जो हमारा जो ऑर्डर प्राइस था जिसपे हमें ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाना है वो है 5,804 रुपए, राइट। तो मैं 5,804 डाल देता हूँ यहाँ पे जो कि सपोर्ट लेवल के जस्ट थोड़ा सा ऊपर है। और यहाँ पे दोस्तों मैं जो वैलिडिटी है उसको डे ही रहने देता हूँ, अपने ऑर्डर को रिव्यू करता हूँ और ये जो ऑर्डर है ये मैंने कर दिया प्लेस।
आप देख सकते हो ये वाला ऑर्डर ओपन है मेरा। अगर मैं चाहूँ तो इस ऑर्डर को यहाँ पे देख भी सकता हूँ। आप देख सकते हो जो मेरा बजाज फाइनेंस का ऑर्डर है ये ओपन है, राइट। तो अभी हम लोग इसको एक काम करते हैं, हम लोग इसको अभी छोड़ देते हैं यहीं पे और अपनी बुक्स को कोलैप्स कर देते हैं। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग दूसरे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना चालू करते हैं, कोई दूसरे स्टॉक्स को देखते हैं और वहां पे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब मैं क्लिक करता हूँ ये पीएनबी के ऊपर और जो पीएनबी का चार्ट है ये बिल्कुल भी लिक्विड नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हो कैसा अजीब सा चार्ट है ये पीएनबी का। यहाँ पे इस टाइप की क्लैरिटी नहीं है जैसा रिलायंस के स्टॉक में है। जो रिलायंस का स्टॉक है इसमें लिक्विडिटी काफी ज्यादा है, आप देख सकते हो। इसी वजह से जो ट्रेडिंग है ना इसमें सही तरीके से हो रही है और चार्ट भी एकदम क्लियर दिख रहा है, राइट। वहीं पे अगर मैं पीएनबी की बात करूं तो पीएनबी में ट्रेडिंग इतनी ज्यादा क्लियरली नहीं हो रही है व्हेन इट कम्स टू इंट्राडे। आप देख सकते हो काफी ज्यादा इरेटिक प्राइस मूवमेंट है। इसी वजह से जो पीएनबी टाइप के स्टॉक है या ऐसे स्टॉक है जहां पे प्राइस एक्शन या चार्ट आपको क्लियर नहीं दिखता है, आपको उन स्टॉक्स में ट्रेडिंग नहीं करनी है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। मैं इस स्टॉक को रिमूव कर देता हूं अपनी वॉच लिस्ट में से। अब हम लोग चलते हैं कैनरा बैंक के ऊपर। तो अगर मैं कैनरा बैंक की बात करूं तो कैनरा बैंक तो धड़ाम से नीचे जाए जा रहा है, जाए जा रहा है और यहाँ पे मुझे एक रेजिस्टेंस लेवल मिला है। आप देख सकते हो ये वाला जो लेवल है ना, ये लेवल मेरे ख्याल से एक रेजिस्टेंस लेवल है और ये दो पॉइंट्स मुझे रेजिस्टेंस पॉइंट की तरह लग रहे हैं और आप देख सकते हो ये दो पॉइंट्स बनाने के बाद जो स्टॉक है ना वो नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन जो स्टॉक है वो बिल्कुल भी पास में नहीं है रेजिस्टेंस लेवल के, तो हम लोग इसको अभी छोड़ देते हैं और हम लोग दूसरे स्टॉक्स को देखना शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर हम मारुति की भी बात करें तो मारुति में भी कोई एज सच बहुत अच्छा हमें सपोर्ट लेवल बनता हुआ नहीं दिख रहा है, राइट। तो अब मैं काम करता हूँ, अब मैं दूसरी वॉच लिस्ट के ऊपर चलता हूँ और ऐसे ही हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं बीपीसीएल में आ गया हूँ और बीपीसीएल को भी आप देख सकते हो धड़ाम से गिरे जा रहा है। अभी आप मार्केट को देखोगे ना तो निफ्टी 50 -0.18% डाउन है, सेंसेक्स -0.12% डाउन है। तो जो दोनों ही इंडाइसेस हैं वो दोनों ही काफी ज्यादा डाउन है। इसी वजह से जो मार्केट के मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स है ना वो अभी डाउन चल रहे हैं। तो हो सकता है हमें सपोर्ट लेवल को आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा दिक्कत जाए और जो रेजिस्टेंस लेवल है वो हमें इजीली मिल जाए, ऐसा हो सकता है। तो हम लोग ढूंढते जाते हैं और लेवल्स को और स्टॉक्स में अपनी नज़र को बना के रखते हैं। अब ये जो मारिको का स्टॉक है ये आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ जा रहा है और मारिको के स्टॉक में भी मुझे कोई ऐसा सपोर्ट लेवल नहीं दिख रहा है आज के दिन में। अगर विप्रो की बात करें तो विप्रो में जो हमने ये रेजिस्टेंस जोन बनाया था इसके काफ़ी नीचे चल रहा है स्टॉक, तो हम लोग इसको भी रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग रिलायंस के ऊपर चलते हैं और रिलायंस में हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं सपोर्ट जोन को। तो रिलायंस में दोस्तों मुझे अभी मिल गया है एक सपोर्ट का लेवल और मैं उसको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये वाला जो लेवल है ना ये मेरे ख्याल से एक सपोर्ट लेवल है और यहाँ पे भी मैं आपको सपोर्ट पॉइंट्स को दिखा देता हूँ। ये जो है मेरा ये पहला सपोर्ट पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है ना ये मेरा दूसरा सपोर्ट पॉइंट है, राइट। तो इस टाइप से मैंने दो सपोर्ट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया है और यहाँ पे जो हमारा स्टॉक है ना वो इस प्राइस के काफी ज्यादा पास में है। तो हम लोग यहाँ पे भी अपना जो बाय का ऑर्डर है उसको इनिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं रिलायंस पे जाता हूँ और रिलायंस पे ये जो बी करके ऑप्शन है मैं उस पर क्लिक करता हूँ और क्वांटिटी में डालता हूँ 1 और जो हमारा सपोर्ट लेवल है वो 2527 के लेवल के आसपास है। तो हमें यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, हमें यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लेवल के ऊपर अपना जो स्टॉक है उसको बाय करने की कोशिश करनी है। तो 2528.50 मैं एक इस टाइप से अपना लेवल डाल देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जो स्टॉक है उसमें बाइंग करना बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल होगा। अब यहाँ पे हमने जो ऑर्डर है उसको लिमिट रखा है, फटाक से मैं करता हूँ इस ऑर्डर को प्लेस और आप देख सकते हो जो हमारा ऑर्डर बुक है ना वहाँ पे रिलायंस का जो ऑर्डर है वो अभी आपको ओपन में दिख रहा होगा, राइट। अभी जो हमने बजाज फाइनेंस का स्टॉक जिसको बाय किया था उसका ऑर्डर हो चुका है कंप्लीट। अभी अगर मैं पोजीशन टैब में जाऊंगा ना तो आप देख सकते हो जो हमारा स्टॉक है वो बाय हो चुका है और अभी मैं इस बुक को करता हूँ फुल स्क्रीन। अभी आप देख सकते हो जो हमने बजाज फाइनेंस का स्टॉक बाय किया था उसमें एक क्वांटिटी हमारी बाय हुई है और जो प्रॉफिट है वो करीब कुछ 11-12 रुपए के आसपास में है। और हम लोग एक काम करते हैं यार, हम लोग बजाज फाइनेंस के स्टॉक को खोल के देखते हैं और समझते हैं कि वहां पे क्या स्थिति है हमारी। तो हमने बजाज फाइनेंस को ऐड किया था हमारी आयुष स्टॉक्स वाली वॉच लिस्ट में और यहाँ पे भी मुझे वो स्टॉक नहीं दिख रहा है, तो हम लोग इसको फटाक से ऐड कर लेते हैं। तो बजाज फाइनेंस को मैं खोल लेता हूँ यहाँ पे और बजाज फाइनेंस को मैं अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ और मैं इसका फटाक से चार्ट खोल के देखता हूँ कि अभी क्या स्थिति है भाई। तो आप देख सकते हो जैसा हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया था सपोर्ट लेवल, स्टॉक ने बिल्कुल वैसा ही बिहेव किया
और एक मिनट रुकिएगा, मेरे को बस एक तीसरा वाला लेवल ड्रॉ करने दीजिए, तीसरा सपोर्ट लेवल। यहाँ पे दोस्तों हमारा जो तीसरा सपोर्ट लेवल है ना वो बना, राइट। जो तीसरा सपोर्ट पॉइंट है वो बना और जो स्टॉक है अब वहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और हमने जहां पे अपना बाइंग का ऑर्डर प्लेस किया था वहां पे स्टॉक आया और उसके बाद जो स्टॉक है ना वो अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, आप देख सकते हो। तो इस टाइप से आपको अपनी ट्रेडिंग करनी चाहिए दोस्तों। इंट्राडे के अंदर दो सपोर्ट पॉइंट को आइडेंटिफाई करो और वहां पे अपना जो स्टॉक है ना उसमें एक बाइंग की पोजीशन आप बना सकते हो जब भी तीसरी बार स्टॉक उसी सपोर्ट लेवल के ऊपर आए तो। और इसका जस्ट उल्टा सेलिंग में भी होता है। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अपनी ड्राइंग को थोड़ा सा हटा देते हैं और अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस और टारगेट है ना वो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारी पोजीशन हमने किस प्राइस पे बनाई। हमने अपनी पोजीशन बनाई थी 5804 के प्राइस के ऊपर। तो इतना बड़ा स्टॉक है तो इसमें हम लोग छोटा सा स्टॉप लॉस नहीं रख सकते, इसमें हमें जो स्टॉप लॉस है ना वो थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा। अब कितना बड़ा रखना पड़ेगा वो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। अब ये जो बजाज फाइनेंस का स्टॉक है ना इसमें जो आपका स्टॉप लॉस है वो आपके सपोर्ट पॉइंट के 5 रुपए नीचे होना चाहिए। यानी कि जो हमारा 5795 का लेवल है ना यहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो जो आपका स्टॉप लॉस है वो 10 रुपए समथिंग का हो जाएगा। और अगर आपका स्टॉप लॉस 10 रुपए का है तो जो आपका टारगेट है ना वो 30 रुपए का होना चाहिए यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे जो स्टॉक है उसको बाय किया था 5804 रुपीज पे। जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 5796 रुपीज है हमारे इस केस में, राइट। तो जो हमारा टारगेट है ना वो मिनिमम 5834 होना चाहिए यहाँ पे। तो ये होगा मेरा टारगेट। ये वाला जो ऊपर वाला आप लेवल देख रहे हो ना ये मेरा टारगेट होगा। और ये जो नीचे वाला लेवल है ना ये मेरा होगा स्टॉप लॉस लेवल। अगर इस लेवल पे स्टॉक आता है तो मैं अपने स्टॉक को बेच दूंगा और अगर यहाँ पे मेरा स्टॉक आता है तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करके इस ट्रेड से निकल जाऊंगा, राइट। तो इस टाइप से आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करके ट्रेड कर सकते हो। अब बहुत सारे लोगों को ये सपोर्ट लेवल तो समझ में आ जाता है, लेकिन जब बात आती है रेजिस्टेंस लेवल की तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग बोलते हैं कि सर हम लोग ये रेजिस्टेंस लेवल को कैसे ड्रॉ करके ट्रेड करें, हमें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, स्टॉक को क्या इंट्राडे में भी सेल किया जा सकता है, लोग ऐसे भी सवाल पूछते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, मैं विप्रो में एक रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करके दिखाता हूँ आप लोगों को। और जो हमारा रिलायंस का ऑर्डर है उसको हम लोग हटा देते हैं क्योंकि हमने ये सीख लिया है कि सपोर्ट वाला जो लेवल है ना उसको हम ड्रॉ करके कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये वाले ऑर्डर को मैं कर देता हूँ कैंसिल यहाँ पे। तो मैंने रिलायंस को यहाँ पे कर दिया है कैंसिल। लेकिन यहाँ पे जो विप्रो है ना हम लोग यहाँ पे एक सेल की पोजीशन को बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि जो विप्रो का स्टॉक है वो ये वाला जो लेवल है ना हमारा रेजिस्टेंस वाला इसके काफी पास में खड़ा हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करूँ दो मेरे रेजिस्टेंस पॉइंट को तो वो मुझे यहाँ पे बहुत ही इजीली दिख जाएंगे। आप देख सकते हो ये वाले जो दो लेवल हैं ये मेरे रेजिस्टेंस पॉइंट हैं जिनको मैंने अभी ड्रॉ किया। और स्टॉक जब इस लेवल के पास में आएगा तो मैं इसको शॉर्ट कर सकता हूँ। तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं बस अभी आपको फटाक से इस स्टॉक को शॉर्ट करके दिखा देता हूँ कैसे आप शॉर्ट कर सकते हो स्टॉक को, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम लोग इंट्राडे में स्टॉक को कैसे शॉर्ट कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हो जो स्टॉक है वो काफी ऊपर चला गया है अपने रेजिस्टेंस लेवल के। ये वाला जो लेवल है ये टूट गया है, राइट। लेकिन मैं आपको फिर भी एक जो स्टॉक है वो आपको सेल करके दिखा रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि जो इंट्राडे है ना उसमें हम लोग स्टॉक को शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी में डाला 1 प्रोडक्ट रहेगा मेरा इंट्राडे, कॉम्प्लेक्सिटी होगी सिंपल, जो ऑर्डर टाइप है उसमें रहेगा मेरा लिमिट। और मैं यहाँ पे एक सेल का ऑर्डर अभी प्लेस करने वाला हूँ। अभी मैंने यहाँ पे ऑर्डर टाइप में लिमिट लिख के रखा है इसलिए यहाँ पे आ गया दिस फील्ड कैनॉट बी एम्प्टी। तो मैं अभी काम करता हूँ, मैं आपको मार्केट ऑर्डर प्लेस करके दिखाता हूँ ताकि हमें समझ में आए कि यार शॉर्ट सेल कैसे किया जाता है स्टॉक को। तो मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस कर दिया है, आप देख सकते हो जो मेरा ऑर्डर है वो कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे अगर मैं फुल बुक्स पे जाऊँ और आप देख सकते हो जो मेरा ऑर्डर टैब है ना यहाँ पे विप्रो दिखा रहा है कंप्लीट। अगर मैं ये पोजीशन वाले टैब में जाऊंगा तो आप देख सकते हो विप्रो में मुझे 0.55 का लॉस दिखा रहा है और जो क्वांटिटी है ना वो मेरी -1 है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो क्वांटिटी है मेरी वो -1 है, राइट। अब आप बोलोगे कि यार अगर आयुष आपके पास होल्डिंग में कुछ है ही नहीं तो आपने स्टॉक को बेच कैसे दिया। विप्रो तो है नहीं मेरे पास, आप देख सकते हो होल्डिंग में मैं विप्रो तो होल्ड करके नहीं रखा हूँ। तो यहाँ पे मेरी जो विप्रो की क्वांटिटी है ये -1 कैसे हो गई, मैंने विप्रो को बेच कैसे दिया पहले जब मेरे पास वो स्टॉक है ही नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, मैंने यहाँ पे विप्रो में शॉर्ट सेलिंग करी है। अब शॉर्ट सेलिंग क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों जो स्टॉक्स हैं उसको हम लोग अपने ब्रोकर से उधार ले सकते हैं
और इंट्राडे में दोस्तों हमें सेम डे अपनी पोजीशन को सिक्योर ऑफ करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे मैं विप्रो को सेम डे ही सेल करूंगा और सेम डे ही बाय करके जो स्टॉक मैंने ब्रोकर से उधार लिया है मैं उसको वापस कर दूंगा। तो अभी जो विप्रो का स्टॉक है मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये पोजीशन हमने सिर्फ ऐसे ही बनाई थी आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि जो शॉर्ट पोजीशन है वो भी बनाई जा सकती है इंट्राडे के अंदर। अभी मैं सिक्योर ऑफ पे क्लिक करता हूँ और इस ऑर्डर को मैं हटा देता हूँ, राइट। तो अभी आप देख सकते हो ये वाला ऑर्डर हो गया है मेरा कंप्लीट। अब यहाँ पे बजाज फाइनेंस पे अगर हम लोग ध्यान दें तो बजाज फाइनेंस पे अराउंड 50 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। अब हम लोग बजाज फाइनेंस का जो चार्ट है उसको हम वापस से खोल लेते हैं। अभी आप देख सकते हो जो हमारा टारगेट प्राइस था 5835 का, स्टॉक उसके काफी ज्यादा ऊपर जा चुका है। आप देख सकते हो स्टॉक का प्राइस अभी 5855 हो चुका है और ऊपर जाए जा रहा है। अभी मैं आपको बस समझा रहा था, इसी वजह से मैंने ज्यादा ट्रैक नहीं किया बजाज फाइनेंस के स्टॉक को, अदरवाइज मैं निकल जाता जैसे ही मेरा टारगेट अचीव होता। तो यहाँ पे दोस्तों मैं क्या करूंगा, जो मेरा बजाज फाइनेंस का स्टॉक है यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करके अब मैं निकल जाता हूँ, राइट। तो इस टाइप से दोस्तों आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करके कर सकते हो ट्रेडिंग। यहाँ पे मैंने सिक्योर ऑफ का ऑर्डर प्लेस कर दिया और जो मैंने बाई की पोजीशन बनाई थी अब वो मैंने सेल करके अपनी पोजीशन को कर दिया है नील, और नेट क्वांटिटी में अब मेरा जीरो आने लगा है। तो आप देख सकते हो मैंने सिंपल से दो सपोर्ट पॉइंट को ड्रॉ करके यहाँ पे प्रॉफिट कमा लिया बहुत ही जल्दी आपके सामने। तो इस टाइप से आप भी कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग इंट्राडे के अंदर, और सपोर्ट लेवल को कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे आइडेंटिफाई करके ट्रेड किया जाता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। वापस से चलते हैं स्लाइड की तरफ। अब दोस्तों हमें ये तो समझ में आ गया कि सपोर्ट को ड्रॉ करके कैसे ट्रेड किया जाता है, रेजिस्टेंस में भी हमें ये चीज समझ में आ गई कि रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करके कैसे ट्रेड किया जाता है। अब हम लोग ये समझते हैं कि कितना स्टॉप लॉस और कितना टारगेट रखा जाए लाइव ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि हर एक स्टॉक का प्राइस अलग होता है। अभी हमने बजाज फाइनेंस के स्टॉक में ट्रेडिंग करी जिसका प्राइस था 5000 रुपए, राइट। तो वहां पे जो स्टॉप लॉस है ना वो हमने थोड़ा सा अलग रखा, वहां पे हमने स्टॉप लॉस रखा अराउंड 10 रुपए का। अब मान लो अगर आपका स्टॉक 50 से 100 रुपए के प्राइस का ही हो तो आपको कितना स्टॉप लॉस रखना चाहिए, तो मेरे ख्याल से आपको 0.30 पैसा या 0.50 पैसे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए एट मैक्स। और जो आपका टारगेट है ना वो 3 टाइम्स होगा आपके स्टॉप लॉस का। और इस टाइप से आपको अपना स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन करके चलना है। अगर आपका स्टॉक 400-500 रुपए का है तो आपका स्टॉप लॉस तकरीबन 3-4 रुपए का होना चाहिए, और जो आपका टारगेट है वो 9 रुपए से 16 रुपए के बीच का होना चाहिए। और ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ना ये टेंटेटिव फिगर्स हैं, अगर आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, अगर आप अपना स्टॉप लॉस छोटा रखते हैं तो फिर आप अपना जो टारगेट है ना उसको आप बढ़ा पाएंगे, बड़ा प्रॉफिट आप अचीव कर पाएंगे अगर आप ज्यादा अपना छोटा स्टॉप लॉस रखते हैं तो। लेकिन यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस रखने से एक घाटा होता है, कभी कभी आपका स्टॉप लॉस जल्दी से हिट हो जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद स्टॉक ऊपर चला जाता है या नीचे चला जाता है। जिस डायरेक्शन में आपने प्रिडिक्ट किया है कि स्टॉक जाएगा, स्टॉक उसी डायरेक्शन में जाता है लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो जो स्टॉप लॉस है ना वो बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। स्टॉप लॉस ऐसा होना चाहिए जो कि एकदम वैलिड हो। अगर आपने सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके स्टॉप लॉस को बनाया है तो स्टॉप लॉस जो है ना वो सपोर्ट लाइन के थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। और जब आप शॉर्ट कर रहे हो स्टॉक को तो रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रखोगे, तो इतना ऊपर कम से कम अपना स्टॉप लॉस रखो कि जो आपका स्टॉप लॉस है ना वो ऐसे विप्सो ना हो जाए, जल्दी से हिट ना हो जाए, राइट। तो आपका जो स्टॉप लॉस लेवल है वो बहुत ही सेंसिबल होना चाहिए। और अगर आप स्टॉप लॉस को सही तरीके से जज करना पहचान जाओगे तो आप फिर सही अपना टारगेट प्राइस भी डिसाइड कर पाओगे। तो अपने स्टॉप लॉस को बहुत ही जुडिशियसली आपको पिक करना होगा कि आपको कितना स्टॉप लॉस लेना है। और ये जो टेबल मैंने छोटा सा आपको दिखाया इससे आई थिंक आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, और ये टेबल को आप फॉलो कर सकते हो। और जो इससे ज्यादा बड़े प्राइस वाले स्टॉक्स है ना उसमें आप अपना दिमाग लगा के ऐसे ही जो स्टॉप लॉस है ना उसको थोड़ा सा बढ़ा के अपनी ट्रेडिंग को कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कितना स्टॉप लॉस रखना है और कितना टारगेट रखना है यहाँ पे जब आप लाइव ट्रेडिंग कर रहे हो मार्केट के अंदर। और एक और चीज मैं आपको वापस से बताना चाहता हूँ कि जो आपका टारगेट है ना वो 3 टाइम्स होना चाहिए स्टॉप लॉस का। अगर आपका टारगेट नहीं है 3 टाइम्स स्टॉप लॉस का तो फिर जो प्रोबेबिलिटी है ना वो आपके फेवर में नहीं जाएगी, राइट। इसी वजह से हमारा टारगेट हमेशा 3 टाइम्स होना चाहिए स्टॉप लॉस का मिनिमम, उससे ज्यादा है तो और भी ज्यादा अच्छा है दोस्तों। अब हम लोग ये समझते हैं कि ये चेंज इन पोलैरिटी प्रिंसिपल है क्या। ये चेंज इन पोलैरिटी प्रिंसिपल बहुत ही सुनने में अजीब सा लगता है, काफी थ्योरेटिकल लगती है ये चीज, लेकिन ये चीज एक्चुअल में बहुत ही सिंपल है और इस चीज को समझना काफी ज्यादा आसान है। हम लोग इसकी डेफिनेशन पे एक बार नजर डालते हैं। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि व्हेन अ सपोर्ट गेट्स ब्रोकन इट बिकम्स रेजिस्टेंस।
एंड व्हेन अ रेजिस्टेंस गेट्स ब्रोकन इट बिकम सपोर्ट, दिस इज नोन एज चेंज इन पोलैरिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ पे बस सिंपल सा लिखा हुआ है कि यार अगर एक बार आपका कोई सपोर्ट लेवल टूट जाता है ना तो वो बन जाता है रेजिस्टेंस, और अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल टूट जाता है तो वो बन जाता है सपोर्ट। इसी को हम बोलते हैं चेंज इन पोलैरिटी प्रिंसिपल। अब ये कैसे काम करता है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप चेंज इन पोलैरिटी प्रिंसिपल को देखोगे ना लाइव चार्ट में तो वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। पहले एक लेवल था हमारा रेजिस्टेंस लेवल, एक बार वो रेजिस्टेंस लेवल टूट गया तो वो लेवल टूटने के बाद सपोर्ट लेवल की तरह काम करने लगा, राइट। और इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज इन पोलैरिटी प्रिंसिपल। अब दोस्तों हम लोग ये समझते हैं कि ये चेंज इन पोलैरिटी प्रिंसिपल काम क्यों करता है, इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है, ये क्यों काम करता है मार्केट के अंदर, चलिए इसको समझते हैं। और इस चीज को हम लोग एक आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हुआ है हमारा चिंटू, और ये जो एग्जांपल है मैंने जैसा बोला आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट टाइप का एग्जांपल है। अब यहाँ पे अगर चिंटू हमारा खड़ा हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे, तो जो फर्स्ट फ्लोर की जमीन है ना वो है चिंटू का फ्लोर, और जो फ्लोर है वो चिंटू को सपोर्ट दे रहा है। चिंटू फ्लोर के नीचे ऐसे नीचे गिर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि फ्लोर है और फ्लोर के ऊपर खड़े होकर चिंटू जो है वो आराम से चल सकता है और उसके ऊपर रह सकता है, राइट। लेकिन अगर चिंटू ऊपर जाना चाहता है तो वो ऊपर जा नहीं सकता, क्योंकि ऊपर उसके सीलिंग है, राइट। तो सीलिंग को वो तोड़ के एकदम से ऊपर नहीं जा सकता, ये चीज बहुत ज्यादा कठिन है। तो जो सीलिंग है वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है चिंटू के लिए, और जो फ्लोर है वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, राइट। अब दोस्तों मान लीजिए अगर चिंटू सीढ़ी का सहारा लेके सेकंड फ्लोर पे पहुंच जाता है, पहले चिंटू फर्स्ट फ्लोर पे था, अब सीढ़ी का सहारा लेके चिंटू पहुंच गया हमारा सेकंड फ्लोर पे, तो जो पहले हमारा सीलिंग था ना वो बन गया अब हमारा फ्लोर। यहाँ पे आप फर्स्ट वाले एग्जांपल में देख सकते हो कि जो फर्स्ट फ्लोर था ना उसकी जो सीलिंग थी वो चिंटू के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी, लेकिन जैसे ही चिंटू सेकंड फ्लोर पे गया जो सीलिंग है वो फ्लोर की तरह काम करने लगी, और ये वाला जो लेवल है ये चिंटू को देने लगा सपोर्ट। अब इसके ऊपर वाला जो लेवल है वो चिंटू के लिए बन गया रेजिस्टेंस, राइट। तो जो लेवल पहले एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था या एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था इस केस में, वो बन गया बाद में सपोर्ट लेवल, राइट। तो इस टाइप से हमारा चेंज इन पोलैरिटी प्रिंसिपल काम करता है। यहाँ पे ये वाला लेवल पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, लेकिन एक बार जैसे ही ये लेवल टूटा ये सपोर्ट की तरह काम करने लगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज इन पोलैरिटी प्रिंसिपल। आई होप आपको ये चेंज इन पोलैरिटी प्रिंसिपल समझ में आया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं इस चीज को चार्ट के अंदर। तो वापस से चलते हैं हमारे बजाज फाइनेंस के स्टॉक के ऊपर, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि चेंज इन पोलैरिटी प्रिंसिपल कैसे काम करता है। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इन ड्राइंग्स को मैं हटाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि ये चेंज इन पोलैरिटी प्रिंसिपल कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग सारी की सारी ड्राइंग्स को हटा देते हैं, और ड्राइंग को हटाने के लिए आपको राइट क्लिक करना है और डिलीट ड्राइंग पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी सारी की सारी ड्राइंग्स हटा दी हैं। अब मैं आपको समझाने वाला था चेंज इन पोलैरिटी प्रिंसिपल के बारे में। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, लेकिन आई थिंक आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं इस लेवल पे अपनी लाइन को ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो लेवल है, लेट मी ड्रॉ इट वंस अगेन। तो ये वाला जो लेवल है ना, यहाँ पे प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, राइट। ये जो दो बार यहाँ पे जो रेजिस्टेंस पॉइंट बना, इसको मैंने जब रेजिस्टेंस लाइन बना के ड्रॉ किया तो आप देख सकते हो ये रेजिस्टेंस लेवल मेरे सामने बन के आ गया, राइट। और यहाँ पे स्टॉक जो है वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, जैसा कि आप लोग देख भी सकते हो। लेकिन एक बार जैसे ये लेवल टूटा ना, जैसे ही ये लेवल टूटा ये वाला जो लेवल है ना ये सेम लेवल सपोर्ट की तरह काम करने लगा, आप देख सकते हो। और जैसे ही स्टॉक ने सपोर्ट लिया इस लेवल से, आप देख सकते हो स्टॉक इसके बाद ऊपर जाना चालू कर गया, राइट। तो पहले ये लेवल था हमारा रेजिस्टेंस लेवल, फिर जैसे ही ये लेवल टूटा ये लेवल हमारा बन गया एक सपोर्ट लेवल, आप देख सकते हो। और सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक सेम लेवल से ऊपर की तरफ गया, और इसी टाइप से हमारी चेंज इन पोलैरिटी प्रिंसिपल भी काम करती है दोस्तों। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि चेंज ऑफ पोलैरिटी प्रिंसिपल क्या है और कैसे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करके ट्रेड कर सकते हैं लाइव मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर।